हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज हम देखेंगे एरेज के बारे में। एरेज से पहले हमने व्हाइल लूप, फॉर लूप, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी किया हुआ है, तो आप उनसे रिलेटेड चीज़ों को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वी विल बी कमिंग बैक अगेन एंड अगेन टू दीज टॉपिक्स। जैसे अभी लूप की बात हुई है, तो ऐसा नहीं है कि लूप समाप्त हो गए। लूप का इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं लूप लूप से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। लेटर ऑन जैसे जैसे आप नए नए टॉपिक्स पढ़ेंगे, उन नए टॉपिक्स के साथ भी आपको लूप का यूज़ करना है। उन नए टॉपिक्स के साथ भी आपको प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये सब यूज़ करने हैं, राइट? सो वी विल कीप कमिंग बैक, राइट? तो इस वजह से सारी चीज़ें हमारी मेमोरी में बनी रहेंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि वो चला जाएगा, आपने लूप पढ़ लिया तो उसका यूज़ नहीं होना है। लूप आगे भी यूज़ होना है, राइट? तो जैसे कि अब हम एरेज़ पढ़ने जा रहे हैं। अब यहाँ एरेज़ में लूप का ज़बरदस्त यूज़ है, और बहुत सी चीज़ें लूप के थ्रू, बहुत से लॉजिक लिख के देखेंगे किस तरीके से प्रोग्रामिंग की जाती है, कुछ खास प्रोग्राम बना के देखेंगे कि लूप का यूज़ कैसे वहाँ पे हम करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम करके देखेंगे। तो आज का ये जो वीडियो है, इसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ लूप्स, सॉरी, एरेज़। एरेज़ का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे कि एरेज़ होते क्या हैं, एरेज़ क्या हैं, और किस तरीके से हम एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एरे है क्या? एरे की डेफिनिशन मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ क्या है एरे। इट्स अ कलेक्शन ऑफ डेटा हैविंग सिमिलर डेटा टाइप। इट्स अ कलेक्शन ऑफ डेटा हैविंग सिमिलर डेटा टाइप्स इन कॉन्टिग्युअस मेमोरी लोकेशन। ठीक है? अब इसमें सिमिलर डेटा टाइप का क्या मतलब है? जैसे आपके पास एक इंटीजर होता है, राइट? आप एक इंटीजर डिक्लेयर करते हैं, तो आपको ऐसे लिखना होता है इंट ए। अगर आपको 10 इंटीजर्स डिक्लेयर करने हो, तो आप इंट ए, कॉमा बी, कॉमा सी ऐसे करते चले जाएंगे, राइट? अगर आपको ढेर सारे इंटीजर्स चाहिए हो किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए, जैसे आपको बहुत ढेर सारे इंटीजर्स चाहिए, बहुत ढेर सारे इंटीजर्स मिल गए हैं, और आपको इसमें सबसे बड़ा इंटीजर फाइंड आउट करना है, राइट? तो ऐसा तो है नहीं कि आप 10 वेरिएबल बनाते फिरें। कल को अगर ये 100 चाहिए, तो 100 बार आप जो है वेरिएबल बनाते फिरें अलग अलग, राइट? तो उन सब के लिए अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर ना करना पड़े, आप उन सबको एक साथ एक ही जगह पे एक्सेस कर सकें, एक ही जगह पर सारी जो एक्टिविटीज हैं वो परफॉर्म कर सकें, उसके लिए एरेज आपके सामने हैं। तो एरे क्या होता है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ डेटा हैविंग सिमिलर डेटा टाइप। यानी अगर हम कोई एरे डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उसके जितने भी वो हैं एलिमेंट्स हैं, वो सब के सब एक ही डेटा टाइप के होंगे। और डिक्लेयर कैसे करते हैं? डिक्लेयर ऐसे करते हैं, ये सबस्क्रिप्ट लगाया और इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे आपको 10 एलिमेंट्स चाहिए इंटीजर टाइप के, राइट? तो आप इंट ए 10 लिखेंगे, राइट? और आप ऐसे डिक्लेयर कर देंगे। तो ये एक एरे है इंटीजर टाइप का, जो इंटीजर टाइप की वैल्यूज को अपने पास रखेगा। और कितने इंटीजर रखेगा? 10 इंटीजर रखेगा। तो ये हो गया एरे डिक्लेरेशन का तरीका। इसमें वैल्यूज कैसे देते हैं? इसमें वैल्यूज के देने का तरीका, इनिशियलाइज करने का तरीका। जैसे कि अगर आप इंट ए इज इक्वल टू 10 करते हैं, तो आपने क्या किया? ये इंटीजर का इनिशियलाइजेशन है। अगर आपको इंटीजर एरे जिसमें 10 एलिमेंट्स हैं, सपोज हमने 5 एलिमेंट ले लिया अभी के लिए, 5 एलिमेंट्स हैं, इनको इनिशियलाइज करना है, तो आप करली ब्रैकेट लगाते हो। यहाँ पे आप जो भी वैल्यू देना चाहते हो, पहली लोकेशन पे 12 दे दी, दूसरा इंटीजर 14 है, तीसरा 1 है, चौथा 8 है, पांचवा आपका 9 है, राइट? ये आपने एलिमेंट्स दे दिए, ये 5 इंटीजर्स आपने दिए हैं। तो इंटीजर का एरे है जिसमें 5 इंटीजर इस तरीके से आप दिए जा सकते हैं। जब भी आप इनिशियलाइज़ करते हैं किसी भी एरे को, तो इस तरीके से इनिशियलाइज़ कर सकते हैं, पहला तरीका। तो यहाँ पे 5 के 5 इंटीजर जो हैं, वो 5 लोकेशंस पे इंटीजर के एरे में स्टोर हो गए हैं। कैसे स्टोर होते हैं, वो आपको बताता हूँ मैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, इंट ए 5 यहाँ पे इंटीजर एरे है, और इसमें 5 एलिमेंट्स हैं इंटीजर टाइप के। होता क्या है कि जब भी आप कोई इंटीजर एरे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है? तो इंटीजर एरे मेमोरी में कैसे जाता है? सपोज करो कि जो ए है, ये ए जो इंटीजर एरे है, ये नाम है इंटीजर एरे का। ये जो नाम होता है इंटीजर एरे का ना, ये एड्रेस को बताता है, बेस एड्रेस बताता है। एरे का जो नेम होता है, नेम ऑफ एरे रिप्रेजेंट्स द बेस एड्रेस। ठीक है? जैसे कि हमने शुरू में ही पढ़ा है कि कोई भी वेरिएबल होगा जो आप यूज़ कर रहे हैं, उसकी मेमोरी में कोई ना कोई लोकेशन होगी। उसी तरीके से जब आप एरे डिक्लेयर कर रहे हैं, तो ये भी मेमोरी में किसी न किसी लोकेशन पे होगा। सपोज़ करो कि ये मेमोरी में 2000 लोकेशन पे है। कौन-सी चीज़? ए, राइट? ए। तो ए के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं आपके, 12 भी है, 14 भी है, 1 भी है। तो जो आपका 12 है ना, सबसे पहला एलिमेंट, वो बिल्कुल बेस एड्रेस पे होता है, जहाँ से ये शुरू हो रहा होता है, वहीं पे 12 रखा हुआ है। अब आपको ये पता है कि जो इंटीजर है वो कितने बाइट लेता है? 4 बाइट लेता है।
तो अगर जो 12 है वो 2000 एड्रेस पे रखा हुआ है, तो अगला एलिमेंट जो 14 है वो कहाँ रखा होगा? 2004 पे रखा होगा। अगला एलिमेंट जो होगा वो 2004 पे रखा होगा। उसके बाद सॉरी, 2004 पे 14 रखा होगा। उसके बाद क्या आएगा? 2008 आएगा, और यहाँ पे कितना रखा होगा? 1 रखा होगा। ठीक है। 2012 आएगा, यहाँ पे कितना रखा होगा? आपका 8 रखा होगा। ठीक है। उसके बाद आएगा 2016, यहाँ पे कितना रखा होगा? 9 रखा होगा। ठीक है। तो इस तरीके से 5 एलिमेंट्स हैं, 2000, 2004, 2008, 12, 16, इस तरीके से ये एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं। ठीक है। तो 2000 पे रखा है 12, अब आप इसको एक्सेस कैसे करोगे? अगर आपको वैल्यू पता करनी है कि पांचवी लोकेशन पे या तीसरी लोकेशन पे क्या रखा है, तो आप कैसे पता करोगे? हाउ विल यू फाइंड आउट? ठीक है। तो इसको पता करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है। ये जो ऑपरेटर है ना, ये जो आप लगा हुआ देख रहे हो, दिस ऑपरेटर, ये ऑपरेटर सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है। अब सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर का यूज करके आपको वैल्यूज को एक्सेस करना है। कैसे एक्सेस करते हैं? सबसे पहला जो एलिमेंट होता है ना बेस एड्रेस पे, जो रखा होता है एरे के अंदर, उसका इंडेक्स होता है 0। एरे की इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है। यहाँ पे एक पॉइंट और नोट कर लीजिए। इंडेक्सिंग ऑफ एरे स्टार्ट्स विथ 0। ठीक है। 0 से स्टार्ट होने का मतलब भी है क्योंकि जहां पे बेस एड्रेस है वहीं पर तो आपका पहला एलिमेंट स्टोर है, तो इट्स एट द बेस लोकेशन, यानी वहां से कोई दूरी नहीं है एलिमेंट की, इसलिए पहला जो इंडेक्स होगा वो 0 होगा। ठीक है। उसके बाद अगला जो इंडेक्स आ रहा है वो क्या है? वो आपका आता है 1 पे। ठीक है। अगला इंडेक्स 1 पे आता है। अगला इंडेक्स आपका आएगा 2 पे। ठीक है। उसका अगला इंडेक्स आपका आएगा 3 पे। ठीक है। उसका अगला इंडेक्स आएगा आपका 4 पे। यानी कि जब आप किसी एरे को एक्सेस करते हैं, एरे में जब भी कोई वैल्यू स्टोर होती हैं, जितनी भी वैल्यू स्टोर होती हैं, उनका जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से शुरू होती है। ठीक है। और इंटीजर, ठीक है, जैसे कि आपने इंटीजर की बात की है, तो इंटीजर में 0th लोकेशन पे क्या आएगा? 12 आएगा। जब आप 1 करेंगे, एरे 1 लिखेंगे, तो वो कहाँ जाएगा? जैसे आपको यहाँ पर तीसरे एलिमेंट को एक्सेस करना है, जैसे ये 1 को एक्सेस करना है, आपको 1 प्रिंट करना है। ये तीसरे इंडेक्स पे क्या है, राइट? तो तीसरा इंडेक्स बेसिकली 0, 1, 2 सेकंड लोकेशन पे है, तो आप इसको प्रिंट कैसे करोगे? प्रिंट एफ स्लैश एन, द वैल्यू एट थर्ड लोकेशन इज परसेंटाइल डी, और उसके बाद आप क्या करोगे? ए, और आप यहाँ पे क्या रखोगे? 2 रखोगे, राइट? 2 का मतलब तीसरा एलिमेंट। तीसरा एलिमेंट लेना है तो इंडेक्स 2 रखोगे, क्योंकि इंडेक्स कहाँ शुरू हो रहा है? 0 शुरू होता है। 0 से इंडेक्स शुरू होता है, इसी वजह से जो पहला एलिमेंट है वो आप 12 जो रिप्रेजेंट होगा वो A0 से रिप्रेजेंट होगा। A0 का मतलब होगा 12, A1 का मतलब होगा 14, A2 का मतलब होगा 1, राइट? तो अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो आपको यहाँ पे 1 दिखाई देगा कि थर्ड लोकेशन पे जो वैल्यू है वो 1 है। ठीक है। आप ये देख सकते हैं 1 है। तो इस तरीके से आप एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। ठीक है। और उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज और आपको पता होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं अम, एक स्पेसिफिक नाम होता है उसका, फैक्टर करके कुछ कहते हैं। स्केल फैक्टर, मैं अभी ध्यान कर रहा था मेरे दिमाग से। ठीक है। स्केल फैक्टर होता है। स्केल फैक्टर डेटा टाइप पे डिपेंड करता है। स्केल फैक्टर का मतलब ये होता है कि अगर आप A1 लिखते हैं, राइट, या A2 लिखते हैं, ठीक है, तो ए से टू का मतलब क्या होगा? राइट। ए से टू का मतलब क्या होगा? ए में दूसरा एलिमेंट मुझे अगर फाइंड आउट करना है तो इसका एक्चुअली मतलब क्या होगा, कितने बाइट्स हमें आगे जाना होगा, ये बताता है। स्केल फैक्टर हमें ये बताता है कि जब हम A0 लिखते हैं तो कितना दूर हमें जाना पड़ेगा ए से, बेस एड्रेस से। जब हम 2 लिखते हैं तो कितना दूर हमें जाना पड़ेगा बेस एड्रेस से कि मैं A2 पर जो कुछ स्टोर है वो प्रिंट करा सकूं, राइट? जैसे यहाँ पर A2 पर अगर आपको आना है तो आपको कहाँ जाना था? आपने जब A2 लिखा तो आपने तो 2 लिखा, लेकिन 2 को उसने कन्वर्ट करके 2008 इस मेमोरी लोकेशन तक कैसे ले गया? यही तो वो मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे 1 स्टोर है। तो जब आपने A2 लिखा तो किस तरीके से ये A2 2008 में कन्वर्ट हो गया, ये सब कुछ डिपेंड करता है किस पे? यही सब कुछ डिपेंड करता है आपके स्केल फैक्टर पे। तो स्केल फैक्टर ये बताता है कि फ्रॉम द बेस लोकेशन कितनी दूर आपको जा करके किस मेमोरी एड्रेस पे चेक करना है, मेमोरी एड्रेस में कन्वर्जन कैसे करना है, वो रूल जो बताता है वो स्केल फैक्टर होता है। स्केल फैक्टर एक रूल बता रहा होता है, और वो रूल क्या होता है? बड़ा सिंपल रूल होता है। वो रूल ये होता है कि जो आपका डेटा टाइप है ना, ठीक है? डेटा टाइप, उसका साइज़, उसका जो साइज़ होता है, साइज़ ऑफ डेटा टाइप इज़ द स्केल फैक्टर।
जो साइज होता है डेटा टाइप का उसी को स्केल फैक्टर कहते हैं। जैसे इंटीजर का साइज क्या है? इंटीजर का साइज होता है 4 बाइट्स। ठीक है, क्योंकि इंटीजर का साइज जो है 4 बाइट्स होता है, इसलिए इंटीजर का स्केल फैक्टर है वो कितना है? 4 हो गया। इसलिए जब आप A2 लिखोगे तो बेसिकली आप कैसे बढ़ोगे? A प्लस बेस ए का जो बेस एड्रेस होगा, बेस एड्रेस ऑफ ए, ठीक है, प्लस जो कुछ भी लिखा है, जैसे 2 लिखा है तो 2 इंटू स्केल फैक्टर, विच मीन्स 4। स्केल फैक्टर कितना हो गया? 4 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? बेस एड्रेस आपका था 2000 प्लस 2 इंटू स्केल फैक्टर कितना? 2, सॉरी 4। 4 जो है आपका साइज है, स्केल फैक्टर 4 है। ठीक है, तो 2 इंटू 4 कितना हो गया आपका? 2008। इस तरीके से यहाँ पे पहुंच गया। तो स्केल फैक्टर का मतलब आप समझे, स्केल फैक्टर का मतलब होता है कितने बाइट्स से आपको आगे बढ़ना है। अगर आपको A2 लिखा है तो कितने बाइट्स आगे जाना पड़ेगा, क्या स्केल फैक्टर है। स्केल फैक्टर मतलब कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होगा उस इंडेक्स को, सो दैट आप रियल एड्रेस पे पहुंच पाए। जैसे यहाँ पे A2 लिखा तो 2 में कितने से मल्टीप्लाई करना होगा कि रियल एड्रेस पे मैं पहुंचूं। तो रियल एड्रेस पे पहुंचने के लिए जिस वैल्यू से आपको मल्टीप्लाई करना है वो है डेटा टाइप का साइज। जैसे इंटीजर है तो इंटीजर का साइज आपका 4 बाइट्स है, तो 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8, तो 2008 हो गया। इस तरीके से आप इसको पता कर सकते हो कि क्या स्केल फैक्टर है हमारा, और उसके बेसिस पे आप रियल एड्रेस पे जहां पे एक्चुअली में वैल्यू स्टोर है उसका पता कर सकते हो। सो दिस इज हाउ एरेज वर्क। एरे का इसी तरीके से मैकेनिज्म काम करता है, राइट। तो ये चीज आप समझ गए। अब इसके अलावा एक चीज और समझते हैं कि यहाँ पर तो आपने प्रिंट करना देख लिया, राइट। प्रिंट करने के अलावा आप जो वैल्यू लेना चाहें, जैसे कि A5 है, यहाँ तो मैंने सारी वैल्यूज यहाँ पे दे रखी हैं, इनिशलाइज कर रखी हैं। हम ये चाहते हैं कि हम सब कुछ जीरो से इनिशलाइज कर दें। जैसे कि कई बार हम इंटीजर वेरिएबल को जीरो से इनिशलाइज करते हैं, उसी तरीके से एरे के भी सारे एलिमेंट्स जीरो से इनिशलाइज कर सकते हैं। अगर आपको सारे एलिमेंट्स को जीरो से इनिशलाइज करना है तो उसके दो तरीके हैं। एक तो ये है 0 0 0 0 0 0, 5 बार आप ये लिख दीजिए, ठीक है, तो हर एक एड्रेस पे जीरो चला जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप जीरो अगर सिर्फ लिख के छोड़ देंगे तो ये जीरो हो जाएगा, 5 में सारे जीरो आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप A1 देखें, A2 देखें, सब में जीरो पड़ा होगा। अगर आप यहाँ प्रिंट करके देखें, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, और यहाँ पे A1 लिखें तो A1 पे भी क्या आएगा? यहाँ पे सेमीकोलन लगाना होगा। A1 पे भी क्या आएगा? जीरो ही आएगा। क्या दिक्कत है? रीबिल्ड प्रिंट एफ, ओके ये गलत लिखा है, तो चलाकर देखते हैं। नाउ लेट्स सी, जीरो, ठीक है। अगर हम ये चाहते हैं, दो तरीके देखे आप, अगर आपको जीरो से इनिशियलाइज करना है तो, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं एरे के अंदर सबको किसी एक खास वैल्यू से इनिशियलाइज करना है। जैसे एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं मैं चाहता हूं कि उन सबको वन से इनिशियलाइज करूं, इस वैल्यू से। क्या ऐसा हो पाएगा कि सब कुछ वन से इनिशियलाइज हो जाए? क्या A1 लिखूंगा तो क्या उसमें भी वन आएगा? लेट अस सी, जीरो आ रहा है, राइट। अगर आपने किसी एरे को केवल और केवल जीरो से इनिशियलाइज करना है सारे एलिमेंट्स को, तब तो जीरो काम करेगा। लेकिन अगर आपने किसी वैल्यू को या किसी एरे को वन से या किसी भी वैल्यू से किसी दूसरी वैल्यू से इनिशियलाइज करना है, तो उस केस में केवल और केवल जो पहला एलिमेंट होगा ना, जैसे अगर मैं यहाँ पे A0 लिखूं, ये ध्यान से देखिएगा और ये नोट करते रहिएगा, इसको नोट करिएगा रोक रोक करके, अपने नोट्स जो बना रहे हैं आप। अगर आप यहाँ पे A0 लिखते हैं तो उस केस में आपको क्या दिखाई देगा? वन दिखाई देगा। उस केस में वन दिखाई देगा। लेकिन उसके बाद A1 अगर आपने किया या A2 आपने किया तो A2 में भी वन नहीं दिखाई देगा, बाकी सब में जीरो हो जाएगा। यानी कि अगर आप एरे में किसी भी अगर आप किसी भी एरे को केवल एक एलिमेंट देके इनिशियलाइज करना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप किसी भी एरे को किसी एक एलिमेंट को दे करके ही इनिशियलाइज करना चाहते हैं, तो वो वैल्यू जिससे आप इनिशियलाइज कर रहे हैं, अगर वो अदर देन जीरो है, ठीक है, अदर देन जीरो है, तो केवल पहला एलिमेंट एरे का उससे इनिशियलाइज होगा, बाकी सब जीरो से इनिशियलाइज होंगे, ठीक है। ये रूल है, ठीक है। एक काम और करके देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी जीरो आया। कुछ लोग क्या करते हैं, जब इनिशियलाइजेशन करते हैं तो वन कॉमा लगा देते हैं। ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है, ये भी ठीक है। ये भी इनिशियलाइजेशन का तरीका ठीक है, लेकिन कई बार लोग ये सोचते हैं कि वन कॉमा लगा करके जरा देखें कि क्या इससे सारे एलिमेंट्स इनिशियलाइज हो जाएंगे वन से, तो इससे भी नहीं होते, राइट। केवल और केवल ये कॉमा लगाने से कोई सिंटैक्स एरर नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट द थिंग इज कि कई बार लोगों को ये भ्रम होता है कि मैं ये लगा करके देखूंगा। कई बार इस तरह के क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं जिनको ये पता होता है ना कि केवल पहला एलिमेंट इनिशियलाइज होगा,
वैल्यू से, तो उनके सामने ना तुरंत अगला क्वेश्चन ऐसा भी रखा जाता है, अच्छा मैं कॉमा लगा दूँ, इसको देखा है आपने कभी? क्या इसको लगाने के बाद सब इसी से इनिशियलाइज़ हो जाएँगे? तो आंसर है नहीं, राइट? ये ध्यान रखिएगा, ये भी सिंटैक्स सही है। ऑल दीज़ थिंग्स यू शुड नोट, एक-एक लाइन पे इसको नोट करिए, बार-बार इसको दोहराइए, तभी जा कर के आपको ये सी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, राइट? अदरवाइज़ सी का कोई भी पेपर आप क्लियर जल्दी नहीं कर पाएँगे। देखने में ये सिंपल लगती है, लोग इसको हल्के में लेते हैं कि मैं तो सी प्रोग्रामर बन गया, लेकिन ये इतनी हल्की लैंग्वेज है नहीं। बड़े इसमें खतरनाक कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं। छोटी-छोटी चीज़ों में आपको फँसाया जा सकता है इस तरीके से कि 10 में से 10 क्वेश्चन अगर आपसे कहे जाएँ, कि एक भी सही कर दो, तो पेपर सेट करने वाला ऐसा सेट कर देगा, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो ऐसा सेट कर देगा कि आप एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएँगे। बहुत इसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए होती है। और ये एक ऐसी लैंग्वेज है, अगर आपको ये समझ में आ गई, तो आगे चल के आप जावा पढ़ें, डॉट नेट, सी शार्प डॉट नेट पढ़ें, कोई भी पाइथन-वाइथन कुछ भी पढ़ें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके कॉन्सेप्ट अगर इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्लियर हैं, जिसको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी ओके फॉर यू। ठीक है? तो इस तरीके से हम इसको एक्सेस करते हैं। अच्छा, अब 2 चीज़ें और रह गई एक्सेस करने के अलावा, किस तरीके से वैल्यू एक्सेप्ट करा सकते हैं। जैसे मैंने इसको सबको 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया। अब मैं स्कैनएफ का यूज़ करना चाहता हूँ, कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं 5 के 5 जो एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, उन सबको किसी न किसी वैल्यू से इनिशियलाइज़ किया जाए। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक लूप चलाता हूँ, इंट आई इज़ इक्वल टू, इंट आई यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे एक लूप चलाता हूँ। सारे एलिमेंट्स एक-एक करके लूँगा। फॉर आई इज़ इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन क्या? 5, ठीक है? लेस देन 5, क्योंकि 0 से शुरू होगा और 4 तक जाएगा। आपको पता ही है कि इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, ये अभी हमने डिस्कस किया। तो 0 से शुरू होगा और लेस देन 5 यानी 4 तक जाएगा, एंड देन आई प्लस प्लस। ये हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर के प्रिंटफ स्कैनएफ यहाँ पर एक बार लिख देते हैं। प्रिंटफ पहला मैसेज देखते हैं, प्लीज़ प्रोवाइड स्लैश एन, प्लीज़ प्रोवाइड नंबर, कौन-सा? पहला नंबर आप प्रोवाइड कीजिए, परसेंटाइल डी, ठीक है? पहला नंबर प्रोवाइड कीजिए। ये हमने लिख दिया, ठीक है? और यहाँ पे हमने कॉमा लगा करके परसेंटाइल डी के नाम पर क्या लिखा? i+1, राइट? i+1 क्यों? क्योंकि शुरू आप 0 से हो रहे हो, तो प्रिंट करने के पर्पज़ से, केवल प्रिंट करने के पर्पज़ से आप इसको दिखाओगे, प्लीज़ प्रोवाइड नंबर 1, ठीक है? यानी पहला नंबर प्रोवाइड कीजिए, और उसके बाद आप क्या करोगे, स्कैनएफ, और यहाँ पर आप लिखोगे परसेंटाइल डी, ठीक है? और यहाँ पे आप लिखोगे एड्रेस ऑफ एआई, ठीक है? ये रिसीव करने का तरीका है वैल्यू को स्कैनएफ के थ्रू, ठीक है? तो यहाँ पर स्कैनएफ से आपने वैल्यू रिसीव की। तो अब आप इसको चलाइए, ये 5 वैल्यूज़ आपको एंटर कराएगा। ये सारी वैल्यूज़ इसमें सेव हो जाएँगी। इसको मैं चलाता हूँ, ठीक है? ये एक-एक करके पीछेगा। प्लीज़ प्रोवाइड नंबर 1, पहला नंबर मैंने दिया 12, ठीक है? यहाँ दे दिया। दूसरा नंबर पूछ रहा है 34, तीसरा नंबर पूछ रहा है 67, चौथा पूछ रहा है 32, पाँचवाँ पूछ रहा है 45। अब यहाँ पे खत्म हो गया। तो ये पाँचों वैल्यूज़ हमने स्टोर करा ली, ठीक है? ये सारी वैल्यूज़ हमने स्टोर करा ली। अब क्या है, हम चाहते हैं कि इनको प्रिंट कर दें, ठीक है? इनको प्रिंट कराना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रिंटफ फॉर आई इज़ इक्वल, दोबारा से आप शुरू कीजिए, फॉर आई इज़ इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस, ठीक है? इतना किया, और उसके बाद प्रिंटफ यहाँ पे चलाया, और यहाँ पर स्लैश एन, परसेंटाइल डी, एंड देन ए आई, ठीक है? एड्रेस कब लगाते हो? जब आप वैल्यू स्टोर कराते हो, और प्रिंट करते समय आप सिंपली ए आई कर लोगे, तो ए आई, आई बार बार 0 1 2 3 4 5 3 4 से रिप्लेस होता चला जाएगा, और सारी वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। यहाँ पर एक मैसेज और डाल दीजिए, प्रिंटफ स्लैश एन, below are the values you entered, ठीक है? below are the values you entered। अब इसके बाद यहाँ पे ये नीचे सारी वैल्यूज दिखाता रहेगा। यहाँ पे सेमीकोलन लगा दीजिए, ठीक है? यहाँ पर आप 12 आपने 12 दिया, फिर आपने 45 56 दे दिया, फिर 45 दे दिया, फिर 32 दे दिया, फिर आपने 46 दे दिया, और उसके बाद आपने दिखा दिया बिलो आर द वैल्यूज यू एंटर्ड, 12 56 45 32 46, ये सारी वैल्यूज आपने दिखा दी। तो इस तरीके से आप जो है वैल्यूज़ को एंटर करा सकते हैं, और इस तरीके से आप जो है वैल्यूज़ को प्रिंट करा सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से एरे एलिमेंट्स को एक्सेस किया जाता है, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको समझा है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमने समझे हैं। अगले वीडियो में हम टाइप्स ऑफ एरेज़ देखेंगे, 1 डायमेंशनल एरे और 2 डायमेंशनल एरे के टाइप देखेंगे। 2 डायमेंशनल एरे क्या होता है, 1 डायमेंशनल क्या होता है, इन सब चीज़ों को समझेंगे। 1 डायमेंशनल आप समझ चुके हैं, 2 डायमेंशनल हम समझेंगे। दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे बेसिकली अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ओके? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।